मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नाम ऐसा था जिसे लोग रावण कहते थे। 1980 के दशक में जब कपड़ा मिलों की भीषण हड़ताल हुई, तब हालात ऐसे बने कि एक आम आदमी ने अपने तरीके से सिस्टम को चुनौती दे दी। अरुण गवली से लेकर दाऊद इब्राहिम तक हर बड़ा गैंगस्टर उसके नाम से खौफ खाता था। उसने खुद के नियम बनाए, खुद की दुनिया बनाई और उसका असर पूरे शहर में दिखता था। मैं गलत नहीं हूं, बस तरीका अलग है, यह उसकी सोच थी। उसने अंडरवर्ल्ड के साथ साथ सरकार और कानून को भी हिला दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे ही सिस्टम ने भी उसे खत्म करने की ठान ली। ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हुआ और कहानी ने करवट ली। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे हालात ने गैंगस्टर बना दिया। हम इस कहानी को किसी भी अपराध का समर्थन नहीं, बल्कि एक सबक की तरह पेश कर रहे हैं, क्योंकि हर रावण को उसका अंत जरूर मिलता है। 1982 का साल था। मुंबई, एक ऐसा शहर जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता था, लेकिन उस वक्त उसकी रगों में कुछ और ही बह रहा था। कपड़ा मिलों के सायरन अब बंद हो चुके थे। मजदूरों की आंखों में गुस्सा था और हाथों में खाली बर्तन। हड़ताल हो चुकी थी, ऐसी हड़ताल जिसने सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को रोक दिया। करीब 2.5 लाख मजदूर, जिनकी सुबह करघे के शोर में शुरू होती थी, अब सड़कों पर थे। रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था। कोई ठेले पर सब्जी बेच रहा था, कोई प्लेट में चाय। जो मिल जाए वही सही वाली हालत थी। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक और चीज बढ़ रही थी, अंडरवर्ल्ड की पकड़। अब कहानी घूमती है दादर की तरफ, उस सब्जी मंडी की ओर जहां भीड़ का शोर और पैसों की खनक दिन रात गूंजती थी। यहां हर दिन करोड़ों का कारोबार होता था, लेकिन इसी मंडी में पल रहा था एक डर, पोटिया गैंग का डर। देख भाई, दुकान लगानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो ठेला पलट जाएगा। यह आवाज किसी एक की नहीं थी, पूरी मंडी की हवा में घुली हुई थी। पोटिया गैंग कोई फिल्मी विलेन नहीं था, वो हकीकत थी। उनका तरीका सीधा था, जो मंडी में काम करेगा वो उनकी मर्जी से करेगा, जो मना करेगा उसका धंधा खत्म समझो। सब्जी वालों से लेकर ट्रकों में माल ढोने वालों तक हर किसी की कमाई का हिस्सा उस गैंग के पास जाता था। पुलिस, वो या तो आंखें मूंदे थी या जेबें खुली रखी थी, और जो कभी आवाज उठाता उसे शहर की भीड़ में हमेशा के लिए खो जाने का डर था। लेकिन यह सिर्फ एक गैंग की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब हालात ने इंसानों को मजबूर किया गलत रास्तों पर चलने के लिए। मजदूर जो मिलों में मेहनत करते थे, अब खुद को पोटिया जैसे गैंग्स के बीच फंसा पा रहे थे। हम ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप उस हकीकत को समझ सकें जो पर्दे के पीछे छुपी होती है। हमारा मकसद किसी अपराधी को हीरो बनाना नहीं है, बल्कि आपको उस दौर की एक ईमानदार झलक देना है। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह कहानी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है, जहां जुर्म से नफरत है लेकिन सच्चाई से नहीं, क्योंकि कभी कभी सच्ची कहानियां सबसे ज्यादा चौंकाती हैं और सबसे ज्यादा सिखाती भी हैं। बात है 1982 की, मुंबई की दादर सब्जी मंडी, जहां हर सुबह कारोबार से पहले शोर से भरी होती थी। सब्जियों के भाव तय होते, ट्रक पीछे करते हुए मंडी में घुसते और मजदूरों की आवाजें हर गली में गूंजती थीं। इस मंडी में लाखों का नहीं, करोड़ों का कारोबार हर हफ्ते होता था। लेकिन पैसों के इस खेल के साथ मंडी में एक और चीज थी जो हर किसी के जहन में बैठ चुकी थी, और वो था पोटिया गैंग का डर। हर दुकानदार जानता था कि हफ्ते में एक दिन कोई ना कोई आएगा और बोलेगा, भाई को देना है, नहीं तो दुकान की सलामती की कोई गारंटी नहीं। यह इतना आम हो गया था कि लोगों ने इसे भी टैक्स की तरह मान लिया था। हफ्ता यानी एक अनकहा सिस्टम। पुलिस को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। शायद कुछ बोलने की हिम्मत बची ही नहीं थी। इसी मंडी की एक सीधी सादी दुकान थी, नाइक परिवार की। इस दुकान को चलाने वाला लड़का था अजीत नाइक। अपने पिता मारुतिराव नाइक की छोड़ी हुई मेहनत को वो दिल से चला रहा था। सुबह 4 बजे से दुकान खोल देता और रात 10 बजे तक काम करता। गर्मी, बरसात, त्योहार, कोई बहाना नहीं चलता था। उसकी मेहनत ही उसकी पहचान थी।
अजीत के परिवार में 2 छोटे भाई और एक बहन थी। सबसे छोटा भाई अमर मारुति राव नाइक, जो उम्र में भले छोटा था लेकिन गुस्से में बड़ा था, और बीच वाला भाई अश्विन नायक, जो इस परिवार की उम्मीद था। पढ़ा लिखा, समझदार और सबसे ज्यादा शांत। उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसका सपना था कि वो एक दिन मुंबई में अपनी कंपनी खोलेगा, अपने दम पर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हर सपने के चारों ओर सच्चाई की एक दीवार होती है, और नाइक परिवार की सच्चाई ये थी कि उनकी दुकान भी उसी हफ्ता सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। अजीत अपनी दुकान में कितना भी काम करे, हफ्ते का हिस्सा अलग निकालकर रखना ही पड़ता था। अरे अजीत भाई, इस बार रेट थोड़ा बढ़ गया है, ऊपर तक देना है ना? पोटिया गैंग का आदमी मुस्कुराते हुए बोलता, और अजीत चुपचाप कैश निकालकर उसकी हथेली पर रख देता। पहले पहल गुस्सा आता था, पर फिर यह सब इतना आम हो गया कि दुकानदारों ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। जैसे बिजली का बिल भरना पड़ता है, वैसे ही हफ्ता देना भी जरूरी हो गया था। पर यह बात अश्विन को चुभती थी। वो सोचता था, हम मेहनत कर रहे हैं और पैसे कोई और ले जा रहा है, आखिर कब तक चलेगा ये सब? लेकिन वो जानता था अकेले कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को खबर दो तो उल्टा खुद पर शक हो जाता है। पोटिया गैंग के लोग सिर्फ पैसे नहीं लेते थे, वो डर भी फैलाते थे। ऐसा डर जो किसी की हिम्मत को चुप करा देता है। अजीत तो बस यही कहता, भाई अभी वक्त ऐसा है, चुपचाप देना ही ठीक है। घर सुरक्षित रहे, दुकान चलती रहे, बस यही काफी है। पर वक्त एक जैसा नहीं रहता, और जब हालात इंसान को चुप रहने पर मजबूर कर दें तो उसके अंदर एक ज्वालामुखी बनता है, जो या तो खुद को राख कर लेता है या फिर सब कुछ बदल देता है। अमर नाइक, नाइक परिवार का सबसे छोटा बेटा, मगर स्वभाव में सबसे अलग। जहां अजीत शांत था, समझदार था, वहीं अमर का मिजाज बिल्कुल उलटा, झगड़ालू, बेबाक और बेखौफ। उसे जब जो गलत लगता वहीं भिड़ जाता। कोई बड़ा हो या छोटा, अमर को परवाह नहीं थी। यही वजह थी कि मोहल्ले में उसकी छवि एक ऐसे लड़के की थी जो हर वक्त किसी न किसी से उलझता रहता था। अमर की यह आदत उसके पिता मारुति राव नाइक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने एक दिन सख्ती से कहा, तू हर वक्त लड़ाई करता रहेगा तो जिंदगी भर यूं ही भटकता रहेगा। जाकर अपने भाई के साथ दुकान संभाल, कुछ काम कर। अजीत वैसे भी जिम्मेदार था। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं संभाल लूंगा इसे, साथ रहेगा तो कुछ सीख ही जाएगा। अब अमर भी सब्जी के धंधे में आ गया। मंडी का माहौल उसे भले नया लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जो आग थी वो जल्द ही भड़कने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद पोटिया गैंग के लोग हफ्ता लेने फिर दुकान पर पहुंचे, लेकिन इस बार सामने अजीत नहीं, अमर था। भाई को बुला, हफ्ते के पैसे लेने आए हैं, एक गुर्गे ने कहा। अमर ने बिना हिले कहा, भाई नहीं है और पैसे नहीं मिलेंगे, अब जाओ। गैंग वाले पहले तो हंस पड़े। उन्हें लगा ये बस बचकाना बहस है, मगर जब यही बात अमर ने लगातार 2-3 बार दोहराई तो बात अब ना से बगावत तक पहुंच चुकी थी। मंडी में जहां बाकी सभी व्यापारी चुपचाप हफ्ता देते रहे, वहीं अमर की ना ने पोटिया गैंग को चौंका दिया। कौन है ये लड़का जो हमें मना कर रहा है? अब मामला इज्जत का बन चुका था। फिर एक दिन मंडी में वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पोटिया गैंग के 5 गुंडे आए और सीधे अजीत पर टूट पड़े। वो उसे मारने लगे, एक ही बात पूछ रहे थे, तेरा भाई अमर कहां है? अजीत दर्द में था मगर चुप था, और तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ अमर सामने आया। मैं हूं अमर, और अब अगर मेरे भाई को हाथ लगाया ना तो कोई मंडी में दिखेगा नहीं तुम लोग। उसने जेब से चाकू निकाला और उन 5 के सामने खड़ा हो गया। मंडी की भीड़ स्तब्ध थी। अमर अकेला था, पर उसके हौसले 5 पर भारी थे। जो टकराव हुआ वो मंडी की गलियों में गूंज गया। 3 गुंडे बुरी तरह घायल हो गए और बाकी 2 जान बचाकर भाग निकले। इस एक घटना ने पूरी मंडी का माहौल बदल दिया। अब अमर नाइक सिर्फ नाइक परिवार का छोटा बेटा नहीं रहा, बल्कि वो एक नाम बन गया, एक चेहरा जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। दुकानदार जो कल तक चुपचाप हफ्ता दिया करते थे, अब उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि शायद डर के आगे आवाज भी उठाई जा सकती है।
अमर का ये रूप देखकर उसके पिता और भाई भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने एक बात मान ली, ये लड़का अलग है और शायद वक्त को यही चाहिए था। अमर नायक ने पहली बार आवाज उठाई थी, और वो भी ऐसे कि पूरे पोटिया गैंग की नींव हिल गई। अब हालात बदल चुके थे। अमर ने साफ कर दिया था, अब एक पैसा भी हफ्ते का नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। और उसकी ये खुली बगावत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे दादर मंडी के लिए एक मिसाल बन रही थी। व्यापारी अब उसे उम्मीद की नजर से देखने लगे थे। उधर पोटिया गैंग को गुस्सा आने लगा था। उन्हें लगने लगा कि मंडी में उनका डर अब पहले जैसा नहीं रहा। हर हफ्ते जो सर झुकाकर रुपए मिलते थे, अब उसमें रुकावट आने लगी थी। और यह सब एक ही इंसान की वजह से था, अमर नायक। पोटिया अब सोच चुका था, अगर इस अमर को सबक नहीं सिखाया गया तो कल बाकी भी सर उठाने लगेंगे। अमर को अंदेशा था कि पोटिया अब सीधे वार करेगा, इसलिए वो सतर्क हो गया था। मंडी के व्यापारियों से रिश्ते मजबूत करने लगा, एक एक से बात कर रहा था ताकि वक्त आने पर कोई अकेला न छूटे। उसकी चालें सोच समझकर चल रहा था, जैसे कोई जंग की तैयारी कर रहा हो। मगर पोटिया ने जो किया, उसने अमर ही नहीं, उसके पूरे परिवार की नींव हिला दी। एक रात अचानक अमर के छोटे भाई अश्विन के गायब होने की खबर आई। एक पढ़ा लिखा सीधा साधा नौजवान जो इन सब बातों से दूर था, उसे पोटिया गैंग ने उठा लिया और सीधा संदेश भेजा, अगर अश्विन को सही सलामत वापस चाहिए तो अमर खुद हमारे पास आए। अमर का खून उबल पड़ा। वो गुस्से में कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब तो ये जंग पर्सनल हो गई है। उसने अपने लड़कों को इकट्ठा किया। तैयारियां शुरू हो गईं। सुबह के 4 बजे निकलेंगे। पोटिया को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अमर ने कमान संभालनी थी। मंडी में सरगर्मी तेज थी। सब जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी जैसे किस्मत ने एक बार फिर अपना खेल दिखा दिया। उसी रात जब अमर अपने लड़कों के साथ निकलने वाला था, दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। सब चौंक गए। दरवाजा खुला। सामने अश्विन खड़ा था, बुरी हालत में, थका हुआ लेकिन जिंदा और आजाद। मैं भाग आया भैया। वो सो रहे थे। मैंने मौका देखा और निकल आया। अश्विन ने जैसे ही ये कहा, सबने चैन की सांस ली। लड़ाई की वजह ही खत्म हो गई थी। अमर के अंदर का तूफान थम गया। जिस बदले की आग वो लिए बैठा था, उस पर अब भाई की सलामती ने पानी फेर दिया था। अमर ने उस रात कोई हमला नहीं किया, लेकिन मंडी को समझ आ चुका था, यह लड़का सिर्फ ताकतवर ही नहीं, समझदार भी है। अगर आप अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए, ताकि हमारी ये जुड़ी हुई कहानी और आपसे हमारा यूं ही बना रहे। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से जंग ने असली रफ्तार पकड़ी। पोटिया गैंग अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। अमर नायक के हाथों हुई बेइज्जती उन्हें अंदर तक झकझोर चुकी थी। अब वो जान गए थे कि ये लड़का न सिर्फ टकरा रहा है, बल्कि जीत भी रहा है। लेकिन अमर भी अब समझ चुका था कि ये लड़ाई बस हफ्ते की रकम तक सीमित नहीं रही। अब ये एक पूरी गैंग के वर्चस्व को खत्म करने की बात थी। अगर इन्हें खत्म करना है तो इनकी जड़ पर वार करना होगा, अमर ने अपने लोगों से कहा। अमर जानता था कि पोटिया गैंग की असली ताकत उसकी इकोनॉमी थी। वो अवैध शराब, जुए और सट्टे जैसे गैरकानूनी धंधों से मोटा पैसा कमा रहे थे। अमर ने वही करना शुरू किया जो पोटिया सालों से करता आया था, लेकिन अब मकसद अलग था, इनकी कमाई के स्रोत बंद करने। दादर, परेल, चिंचपोकली जैसे इलाकों में अमर के लड़के नंगी तलवारें लेकर उतरने लगे। जो लोग अवैध धंधे कर रहे थे, उनके अड्डों पर धावा बोलने लगे, अब ये इलाका हमारा है, समझे? ऐसा बोलते हुए वो न सिर्फ धमकाते, बल्कि पोटिया के लोगों से वसूला गया पैसा भी वापस करने लगे। धीरे धीरे वो सारे इलाके जहां पहले पोटिया का नाम चलता था, अब अमर नायक के नाम से पहचाने जाने लगे। पोटिया गैंग की आर्थिक कमर टूट चुकी थी। उनके अड्डों पर सन्नाटा था। धंधे ठप हो चुके थे। अमर ने बिना एक भी गोली चलाए उनकी जड़ें काट दी थीं। लेकिन मुंबई की अंडरवर्ल्ड की कहानी इतनी आसान नहीं होती। जहां एक तरफ अमर दादर और आसपास के इलाकों में अपना सिक्का जमा रहा था, वहीं दूसरी ओर भाई खल्ला में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, अरुण गुलाब गवली। वो अब सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं था, दूसरे हिस्सों में भी अपने पैर पसारने लगा था। मुंबई की गलियों में अब 2 नए चेहरे थे,
एक अमर नायक जो पोठिया जैसे पुराने गैंग्स को धूल चटा रहा था, और दूसरा अरुण गवली जो अपनी खुद की सल्तनत खड़ी कर रहा था। बात जब मुंबई की गलियों में चल रही बादशाहत की हो तो टकराव होना तय है। अमर नायक की गैंग का असर अब इतना फैल चुका था कि सीधी भिड़ंत होने लगी अरुण गुलाब गवली की गैंग से। लेकिन यहां अमर को एक बहुत बड़ी कमी खटकने लगी, हथियारों की। अरुण की गैंग के पास बंदूकें, ग्रेनेड और क्या क्या नहीं था। वहीं अमर अब भी लोकल जुगाड़ से लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई तो मन से जीती जाती है, लेकिन मैदान में उतरने के लिए औजार भी चाहिए होते हैं, और औजार के लिए चाहिए पैसा, जो उस वक्त अमर के पास कम पड़ रहा था। अब और नहीं, अब वक्त है सिस्टम बदलने का, अमर ने एक रात अपने करीबियों से कहा। यही सोचकर उसने रामभट्ट नाम के लोकल गुंडे से हाथ मिला लिया, एक ऐसा शख्स जो भले ही बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसकी सड़कों पर पकड़ मजबूत थी। इसी के साथ अमर का संपर्क गुजरात के पठान गैंग से हुआ, और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब अमर ने ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया, एक ऐसा धंधा जो रिस्क भरा था लेकिन मुनाफा बेशुमार। मुंबई की नाइट लाइफ, कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ विदेशी कनेक्शन ने इस बिजनेस को हवा दे दी। देखते ही देखते अमर की झोली में इतना पैसा आ गया जितना शायद उसने कभी सब्जी बेचते वक्त सपने में भी नहीं सोचा था। हथियार भी आ गए, लड़के भी बढ़ गए, और अब वो दूसरे इलाकों में भी पैर जमाने लगा। प्रभा देवी जैसे पौष इलाकों में वालजी पालजी भाई का सिक्का चलता था। अमर ने उनसे भी हाथ मिला लिया। तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। लेकिन इलाके में अब बस एक ही नाम गूंजेगा, नायक। अब अमर नायक सिर्फ एक लोकल गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि एक उभरता हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया था। साल 1985 दादर के लोगों के लिए बड़ा साल था। यहां से शिवसेना का एक दमदार कैंडिडेट खड़ा हुआ, लेकिन मजाल है जो इलाके में उसकी एक भी सभा हो पाई हो। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए थे। वजह थी अमर नायक की धमकी। असल में अमर ने इलाके के लोगों को साफ कह दिया था, वोट डालना है तो डालो, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ मत जाना। वजह, इस चुनाव में एक पारसी कैंडिडेट भी खड़ा हुआ था जिसे अमर ने पैसे लेकर सपोर्ट करने का वादा किया था। अमर चाहता था कि उसका उम्मीदवार जीते ताकि उसका रसूख राजनीति में भी दिखे। हालांकि हुआ इसके उलट, शिवसेना का कैंडिडेट चुनाव जीत गया, लेकिन फिर भी अमर ने जो दिखाया वो साफ था। अब राजनीति भी उसकी ताकत से डरने लगी थी। मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हर कोई अपना झंडा गाड़ने को बेताब था। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम, जो अब दुबई से बैठकर पूरे खेल को ऑन परेड कर रहा था। उसके लिए काम कर रहा था उसका सबसे वफादार सिपाही छोटा राजन। दूसरी तरफ थे अरुण गवली, बाबू रेशिम, रामा नाइक जैसे लोकल डॉन्स, जो अभी भी जमीन से जंग लड़ रहे थे। लेकिन इन सबसे अलग और सबसे अलग चाल चल रहा था अमर नायक। छोटा राजन ने गवली गैंग पर तो जमकर वार किए। अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली को मारा गया, बाबू रेशिम को खत्म कर दिया गया और रामा नाइक को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे छोटा राजन चाहकर भी छू नहीं पाया, और वो था अमर नायक। क्योंकि अमर अब सिर्फ मुंबई का ही नहीं रहा था। वह कभी लंदन, कभी बैंकॉक, तो कभी कुआलालंपुर जैसे शहरों में घूमता रहता। उसका ठिकाना कोई नहीं जानता। पासपोर्ट भी 5 अलग अलग नामों से बनवा रखे थे। मतलब वो एक इंसान नहीं, 5 चेहरे बन चुका था, और हर चेहरा था एक नया धोखा। पुलिस उसकी तलाश में दिन रात लगी थी, लेकिन अमर जैसे छुपता था वैसे ही सामने आकर भी बच निकलता था। एक बार की बात है, वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। एक अफसर के पास गया और बोला, क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब? अफसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूं भाई, तुम बताओ। अमर हल्की सी हंसी के साथ वहां से चला गया। जब बाद में अफसर को पता चला कि वो शख्स अमर नायक था, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अमर अब अपना हुलिया बदलने में उस्ताद बन चुका था। कभी क्लीन शेव तो कभी लंबी दाढ़ी, कभी मोटे फ्रेम वाला चश्मा तो कभी पगड़ी पहनकर सिख बन जाता। उसके जैसे किरदार बदलने वाला गैंगस्टर शायद ही अंडरवर्ल्ड ने देखा हो। उस वक्त न कोई सोशल मीडिया था, न ही वायरल होने वाला कोई फोटो, इसलिए अमर की कोई ताजा तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी।
और जब तक चेहरा नहीं तब तक नाम सिर्फ अफवाह बनकर रह जाता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी अपराध को ग्लोरीफाई करना नहीं है, बल्कि उस दौर की सच्चाई को आपके सामने लाना है, जब मुंबई की गलियों में डर का कारोबार चलता था और हर कोने में एक नया खिलाड़ी पैदा हो रहा था। अमर नायक का बड़ा भाई अजित अब पूरी तरह से शिवसेना की राजनीति में सक्रिय था, लेकिन दिल से अब भी वह वही था जो पहले कभी रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी बेचा करता था। उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी थी। वहीं परिवार का सबसे छोटा बेटा अश्विन बाकी सबसे अलग निकला। वो एक हाईली क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर था जिसने एक गुजराती लड़की नीति से शादी की थी और अपनी दुनिया में मग्न था। एक सीधी सादी खुशहाल जिंदगी जीता हुआ। उसका अंडरवर्ल्ड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में खून रिश्तों से ज्यादा गाढ़ा माना जाता है और बस इसी रिश्ते ने उसे भी निशाने पर ला खड़ा किया। एक दिन की बात है, अश्विन और उसकी पत्नी नीति बेंगलुरु से फ्लाइट लेकर मुंबई लौटे थे। जैसे ही उनकी कार वेस्टर्न हाईवे पर पहुंची, अचानक से चारों ओर गोलियों की बौछार हो गई। कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन किस्मत से अश्विन और उसकी पत्नी बच निकले। वो तो बच गए, मगर इस हमले ने नीति को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने अब और चुप रहने से मना कर दिया। उसने अश्विन से साफ साफ कहा, अब बहुत हो चुका। जब तक तुम अपने भाई के साथ नहीं खड़े होते, यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। और आखिरकार अश्विन ने वो फैसला ले लिया जो अब तक टालता आ रहा था। अश्विन ने अमर नायक की गैंग को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका रोल किसी लड़ाई या हथियार से जुड़ा नहीं था, बल्कि पैसे के फ्लो को मैनेज करना। उसने अपने ससुर हरिलाल जेठवा, जो पहले से ही हवाला के धंधे में माहिर थे, उनके साथ मिलकर इस काम को और बड़े स्केल पर शुरू कर दिया। अब अमर नायक की गैंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि पैसों से भी दुश्मनों को मात देने लगी थी। और यही बात अरुण गवली को अंदर तक चुभ गई। उसने गुस्से में आकर अपने शूटर तानिया कोली को ऑर्डर दिया, उस बुजुर्ग को खत्म कर दो, बहुत उड़ रहा है। 22 मई 1993 को मुंबई की एक दोपहर ने हरिलाल जेठवा की जिंदगी की आखिरी सांसें सुनी। तानिया कोली ने उन्हें सरेआम गोली मार दी। इस मर्डर ने एक बार फिर दिखा दिया कि अंडरवर्ल्ड में कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं होता। जब खेल होता है पैसे और ताकत का, तो खून के रिश्ते भी गोली की आवाज में दब जाते हैं। अमर नायक खुद इस टकराव में अश्विन को घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन अब खेल बहुत आगे बढ़ चुका था। अश्विन के अंदर बदले की आग सुलग रही थी। एक दिन उसने अमर से साफ कहा, भैया अब बहुत हो गया। जिसने बाबू को मारा अब उसका नंबर है। माफ करना, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, जो करना है सोच समझ के करना। याद रख, ये रास्ता एक बार पकड़ लिया तो वापस लौटने का नहीं होता। अब अश्विन ने फैसला कर लिया था, तानिया कोली को खत्म करना है। तानिया इस समय अमरावती जेल में बंद था। 17 सितंबर को उसे विदर्भ एक्सप्रेस से पेशी के लिए मुंबई लाया जा रहा था। पुलिस ने उसे ट्रेन के लगेज डिब्बे में बिठाया और खिड़की से दोनों हाथ हथकड़ी से बांध दिए। सब इंस्पेक्टर दिलीप नीरापुरे और बाकी पुलिस वाले उसके साथ थे। दूसरी ओर अश्विन ने अपने शूटर पहले से कल्याण स्टेशन पर तैनात कर दी थे। काम बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए। 9 बजे ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। शूटरों को हिदायत मिली थी। शाम होते ही कल्याण स्टेशन पर हलचल बढ़ने लगी। भीड़ थी, हजारों लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन शूटरों की नजर सिर्फ एक खिड़की पर टिकी थी, वहीं जहां तानिया कोली बैठा था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, एक शूटर फुसफुसाया, वो रहा अपना टारगेट, बंधा पड़ा है जैसे खुदा ने पकड़वा दिया हो। गोलियां चली एक के बाद एक। खत्म कर दो, कोई सबूत ना बचे। तानिया कोली को वहीं ट्रेन में छलनी कर दिया गया। लेकिन जब शूटर भाग रहे थे, तभी इंस्पेक्टर नीरापुरे चिल्लाया, पकड़ो सालों को, भागने ना पाए। रेल पुलिस और लोकल पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया और 2 शूटर्स को पकड़ लिया। फायरिंग में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हो गए। नीलेश असगांवकर और उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में थे। अश्विन को जो चाहिए था वो हो चुका था, लेकिन इस बदले की आग ने अब एक और दरवाजा खोल दिया था, जेल का।
अश्विन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सीधे आर्थर रोड जेल भेज दिया। एक वक्त था जब वो सिविल इंजीनियर की जिंदगी जी रहा था और आज सलाखों के पीछे था। अमर को पता था कि ये लड़ाई अब और भी लंबी चलने वाली है। इधर अरुण गवली के लिए यह हैरानी की बात थी कि अश्विन जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी अब उसका दुश्मन बन चुका था। उसने अपने पुराने साथी सदा मामा यानी सदा पावले को बुलाया और कहा, अब बहुत हो गया सदा, ये जो नई गैंग पनप रही है ना, इसे जड़ से खत्म करना होगा। सदा ने सिर हिलाया। ठीक है भाऊ, जैसा आप कहो। अब निशाना बनाया गया अमर नायक के खास आदमी को, बाबू भाई शाह, जो ग्रांट रोड पर शीतल स्टोर चलाता था। बाबू भाई न सिर्फ अमर का पुराना फाइनेंसर था, बल्कि उसकी कई डील्स भी संभालता था। अरुण गवली ने बाबू भाई को संदेश भिजवाया, दगड़ी चाल आओ, बात करनी है। लेकिन बाबू भाई ने यह न्योता ठुकरा दिया। उसका जवाब साफ था, मैं अब भी अमर का आदमी हूं और रहूंगा। अरुण से मिलने की जरूरत नहीं है। अरुण को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि बाबू भाई मारा जाए। उसका मकसद बस उसे अमर से अलग करना था। मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। 6 मार्च 1994 को सदा पावले अपने आदमियों के साथ बाबू भाई के स्टोर पहुंचा और वहीं उसे शूट कर दिया। खबर पूरे मुंबई में आग की तरह फैल गई। अमर को जब यह खबर मिली, वो गुस्से में दहाड़ पड़ा। अब पैसा ही नहीं, इज्जत भी निशाने पर है। अब इस लड़ाई में वापस जाना पड़ेगा। बाबू भाई की मौत के बाद अमर नायक गैंग की फाइनेंशियल हालत बुरी तरह से डगमगाने लगी। फंडिंग रुक चुकी थी, हवाला के रास्ते बंद हो रहे थे और दुश्मन अब हर मोर्चे पर वार कर रहा था। लेकिन एक बात तय थी, अमर कभी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, जंग की शतरंज अब मैं बिछाऊंगा और इस बार चाल भी मेरी होगी। मालिक बाबू भाई शाह की हत्या के बाद एक चौंकाने वाला मोड़ आया। उनका बेटा वीरेंद्र शाह, जो अब तक पिता की तरह अमर के करीब था, सीधा दगड़ी चाल पहुंच गया। उसने अरुण गवली को 25 लाख रुपए थमाए और बोला, अब मैं आपका आदमी हूं, जो कहोगे वो करूंगा। यह सुनकर अरुण गवली की आंखों में चमक आ गई। बहुत समझदारी का फैसला लिया है तूने। अब देख कैसे पूरा शहर हमारे नाम से हिलेगा। अब वीरेंद्र शाह खुलकर गवली गैंग के लिए काम करने लगा। उधर अमर नायक की पकड़ धीरे धीरे बाजार से ढीली पड़ने लगी थी। व्यापारियों में उसका डर अब पहले जैसा नहीं रहा। अमर को यह बात चुभ गई। उसने अपने करीबियों से कहा, अगर वो हमारे लोगों को खरीद सकते हैं तो हम उनके फाइनेंसरों पर क्यों नहीं वार करें। बस फिर क्या था, अमर की नजरें गईं भाईखला की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल पर, खटाऊ मिल, जिसकी कमान संभाल रहे थे सुमित खटाऊ। ये वही शख्स था जो अरुण गवली को हर महीने मोटा हफ्ता दिया करता था। खटाऊ मिल में उस वक्त करीब 5700 मजदूर काम करते थे। लेकिन जैसे ही मिल में हड़ताल शुरू हुई, सारा काम ठप पड़ गया। साल दर साल मिल को 56 करोड़ का घाटा हो रहा था। अब सुमित खटाऊ के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो घाटा झेलते रहो या जमीन बेच दो। अगर इस मिल की जमीन बेच दूं तो किसी और लोकेशन पर नई मिल शुरू कर लूंगा, उसने सोचा। मिल का टोटल एरिया करीब 50,000 स्क्वायर मीटर का था, जिसकी मार्केट वैल्यू उस समय थी करीब 500 करोड़ रुपए। पर बात इतनी सीधी नहीं थी। जमीन बेचने की अदालती इजाजत तो मिल चुकी थी, लेकिन एक अड़चन बाकी थी, मजदूर यूनियन की परमिशन। और यहीं सुमित खटाऊ ने अरुण गवली को एक बार फिर याद किया। वो सीधे दगड़ी चाल पहुंचा और 3 करोड़ रुपए कैश पकड़ाते हुए बोला, यह सिर्फ शुरुआत है। जब डील फाइनल हो जाएगी तो मिलने वाली रकम का 10% आपका होगा। बस यूनियन को मैनेज करवा दो। अरुण गवली मुस्कुराया और बोला, काम हो जाएगा, अब तू आराम कर, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। अब यह डील सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह मुंबई की पावर गेम में एक नया पन्ना था। जहां अमर नायक अपने दुश्मन के फाइनेंशियल सिस्टम पर वार करने की तैयारी कर रहा था, वहीं अरुण गवली करोड़ों के खेल में नई चालें बिछा रहा था। लेकिन मामला अब इतना आसान नहीं था। अरुण गवली को लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक जा रहा है, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा था। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यानी KRMMS का अध्यक्ष हरिभाऊ नाइक। जब सुमित खटाऊ की ओर से भेजा गया जमीन बेचने का प्रपोजल उनके सामने आया, तो उन्होंने ध्यान से
उसकी शर्तें पढ़ी और पढ़ते ही गुस्से से बोले, इसमें मजदूरों के पुनर्वास की तो कोई योजना ही नहीं है, हम कैसे इजाजत दे सकते हैं। हरिभाऊ ने बिना किसी दबाव के साफ मना कर दिया, मजदूरों के हक से समझौता नहीं होगा। अब परेशानी यह थी कि कोर्ट से भले ही परमिशन मिल गई थी, लेकिन जब तक यूनियन की मंजूरी ना मिले जमीन का सौदा अधूरा था। यह खबर जैसे ही अरुण गवली तक पहुंची, उसने फौरन नई चाल चल दी। अब यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह पावर की थी। गवली ने सोचा, जब तक हरिभाऊ वहां बैठा है तब तक कुछ नहीं होगा, अब उसको हटाना पड़ेगा। उसने अपने खास आदमी शंकर राव जाधव को यूनियन का अगला अध्यक्ष बनाने का प्लान तैयार किया और बैकएंड से पूरी तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही यह बात अमर नायक को पता चली, वो चौंक गया। अगर गवली ने यूनियन पर भी कब्जा कर लिया तो वो मिल से करोड़ों कमा लेगा, फिर उससे कोई नहीं टकरा पाएगा। यह सोचकर अमर नायक ने गुस्से में अपने आदमियों से कहा, सुमित, खटाऊ को ही खत्म कर दो, तभी ये डील वहीं रुक जाएगी। अब अमर के लोग खटाऊ की रैकी करने लगे। हर मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी, हर गैंग में दूसरे गैंग के खबरी होते थे। अरुण गवली के अंदर भी अमर के लोग बैठे थे और अमर की टीम में गवली के। इसीलिए जब खटाऊ को मारने की प्लानिंग हुई, उसकी खबर सीधा यरवड़ा जेल पुणे में बैठे अरुण गवली तक पहुंच गई। जेल की सलाखों के पीछे से ही गवली ने फोन उठाया और सीधा सदा मामा से कहा, अब वक्त आ गया है असली जवाब देने का। अमर नायक गैंग को खत्म करना पड़ेगा। उस वक्त मुंबई में अमर की गैंग का सबसे मजबूत नाम था उसका छोटा भाई अश्विन नायक। वो पहले शहर में सारे ऑपरेशन संभालता था, लेकिन तान्या कोहली की हत्या के बाद से कल्याण की आधारवाड़ी जेल में बंद था। लेकिन एक बात गवली को अच्छे से पता थी, अगर अश्विन का गेम खत्म हो गया तो अमर की गैंग खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। सदा मामा भी इस बात से पूरी तरह राजी था। आखिर तान्या कोहली उसका खास आदमी था। उसे मारकर अश्विन ने सिर्फ एक इंसान नहीं, उसके सम्मान को भी चोट पहुंचाई थी। अब सदा मामा सिर्फ गवली का आदेश नहीं मान रहा था, वो तो खुद भी कह रहा था, अब यह बदला तो लेना ही पड़ेगा और यह आखिरी बार होगा। 18 अप्रैल 1994 दिन कोर्ट में पेशी का था। अश्विन नायक को कल्याण कोर्ट लाया जाना था, पर कोर्ट में सिर्फ कानून का खेल नहीं चल रहा था, उस दिन वहां मौत का प्लान सेट हो चुका था। सदा मामा ने पहले से सब सेट कर दिया था। अरुण गवली के दो भरोसेमंद आदमी रविंद्र सावंत और नागेश मोहिते वकील की ड्रेस में कोर्ट परिसर में पहले से मौजूद थे। उन दोनों की नजर बस एक मौके पर थी, अश्विन नायक को खत्म करने का। सुनवाई खत्म हुई। पुलिस अश्विन को बाहर ले जाने लगी ही थी कि अचानक रविंद्र सावंत ने बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधी जाकर अश्विन के गले में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। रविंद्र को भी गोली लगी और वो भी जमीन पर गिर गया। दूसरा शूटर नागेश मोहिते वहां से किसी तरह भाग निकला और सीधा जाकर सदा मामा को खबर दी। हालांकि अश्विन की जान तो बच गई, लेकिन गोली गले में लगी थी और उसकी वजह से उसका शरीर पैरालाइज हो गया। अब अश्विन बिस्तर पर था, लेकिन उसका भाई अमर नायक आग बबूला हो चुका था। जब अमर को सारी बात पता चली तो उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब खटाऊ को खत्म कर दो। अब सारा गुस्सा निकलने वाला था सुमित खटाऊ पर। अमर नायक ने इस काम की जिम्मेदारी दी अपने दो बेहद भरोसेमंद शूटरों को, दिनेश मिठवाउकर और उस्मान फकीरा। 7 मई सन 1994 सुमित खटाऊ अपनी सफेद मर्सिडीज में बैठकर महालक्ष्मी के पास रेलवे क्रॉसिंग पर रुका था। रेसकोर्स के पास की सड़क पर वो शायद सोच भी नहीं सकता था कि अगला पल उसका आखिरी होगा। तभी 2 बाइक सवार वहां पहुंचे। पहले तो उन्होंने हथौड़े से कार की विंडशील्ड तोड़ी और फिर बिना किसी देरी के बंदूक की नाल अंदर डाल दी। लगातार गोलियां चलीं। सुमित खटाऊ और उसका ड्राइवर दोनों गोलियों से छलनी हो चुके थे, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी। वो गाड़ी को किसी तरह नायर हॉस्पिटल की तरफ ले गया, मगर रास्ते में ही सुमित खटाऊ ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने सिर्फ अंडरवर्ल्ड को नहीं बल्कि पूरे प्रशासन को झकझोर दिया था। अब अमर नायक ने उस वक्त के सबसे बड़े नाम को मिटा दिया था और ये वो मोड़ था
जहां से पुलिस ने ठान लिया कि चाहे जो हो, अब अमर नायक और उसकी गैंग को हर हाल में खत्म करना ही होगा। साल था 1996 और मुंबई पुलिस अब अमर नायक को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। यह केस सौंपा गया था उस दौर के सबसे खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को। अब पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था, हर एरिया में पुलिस की नजर थी और आखिरकार एक इनपुट आया। 10 अगस्त 1996 को अमर नायक मिदनापुर इलाके में देखा जाएगा। बस फिर क्या था, सालस्कर ने अपनी टीम को तैयार किया। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर सब लोग मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहां एक बड़ी दिक्कत थी। किसी के पास अमर नायक का चेहरा तक नहीं था, ना कोई स्केच, ना फोटो। कोई भी नहीं जानता था कि अमर नायक दिखता कैसा है। टीम बस उसकी कार का इंतजार कर रही थी। दोपहर के बाद करीब 12 बजे एक पुरानी सी फिएट कार उस एरिया में दाखिल हुई। धीमी चाल से चलती गाड़ी पर सबकी नजर टिक गई थी। पुलिस टीम ने पेशेंस नहीं खोया, सब अपनी जगह चुपचाप थे। गाड़ी रुकते ही उसमें से एक आदमी उतरा। अब उसे पहचानना बेहद जरूरी था। क्या वही अमर नायक है? तभी एक पुलिस वाले ने चालाकी से आवाज दी, अरे अमर, तू यहां कैसे? उस बंदे ने जैसे ही यह सुना, उसका चेहरा बदल गया। वो पलटा और धीरे धीरे उस पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगा। शायद सोच रहा था कि यह उसे जानता कैसे है, मगर तभी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे समझ आ गया कि यह पुलिस वाला है। उसने फौरन बंदूक निकाली और पुलिस वाले पर फायरिंग कर दी, फिर कार की तरफ मुड़कर भागने लगा। लेकिन उसी वक्त सामने से आ रही थी विजय सालस्कर की गाड़ी। अब शिकार खुद शिकारी के निशाने पर आ चुका था और अब अमर नायक खुद गोलियां चला रहा था विजय सालस्कर की तरफ। पुलिस टीम उसे बार बार लाउड स्पीकर पर कह रही थी, सरेंडर कर दो अमर, गोली चलाना बंद करो। लेकिन अमर कहां मानने वाला था। उसने फायरिंग जारी रखी। उसी वक्त पुलिस की एक गाड़ी अचानक फुटपाथ पर चढ़ गई। विजय सालस्कर खुद गाड़ी से कूदे और सीधे अमर की तरफ दौड़ पड़े। अब दोनों ओर से जबरदस्त क्रॉस फायरिंग शुरू हो चुकी थी और तभी एक गोली चली जो अमर नायक के पैर पर नहीं, सीधे उसकी पीठ पर जा लगी। अमर नीचे गिर पड़ा। पुलिस टीम उसके पास पहुंचने लगी, लेकिन तभी अमर ने आखिरी बार उठने की कोशिश की। शायद बच निकलने की उम्मीद थी या शायद आखिरी लड़ाई लड़ने की हिम्मत। मगर फिर एक और फायरिंग हुई और इस बार अमर नायक की कहानी वहीं खत्म हो गई। दादर की सब्जी मंडी से मिदनापुर की सड़कों तक का यह सफर अमर नायक के बनने और फिर मिट जाने की पूरी दास्तान था। एक ऐसा चेहरा जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक दौर लिखा और फिर एक बुलेट ने उस दौर का अंत कर दिया। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।